जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अशोक दास। हमारे साथ हैं अभी भारत सरकार के पूर्व सचिव पीएस कृष्णन जी। पीएस कृष्णन जी कल्याण मंत्रालय से रिटायर हो चुके हैं और अभी तमाम सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहला तो आपका स्वागत है दलित दस्तक में। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप ये आईएएस सिविल सर्विस में कब से आए और फिर किन किन मंत्रालयों में रहे आप? मैं आईएएस में 1956 से 56 में शरीक हुआ। तब से लेकर जैसे आईएएस ऑफिसर्स का पोस्टिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट कलेक्टर रहा, सब कलेक्टर रहा, फिर कलेक्टर बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडर सेक्रेटरी था, जॉइंट सेक्रेटरी था, बीच में स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट हेड था, डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट में था। और मैं जैसे आईएएस ऑफिसर का पोस्टिंग होता है, अलग अलग विभाग में काम किया हूँ। मुख्यतया इंडस्ट्रीज, कोऑपरेशन, फाइनेंस एंड प्लानिंग। लेकिन मेरी इच्छा से जब भी मुझे मौका मिला, मैं सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मंत्रालय में काम करने के लिए कोशिश किया हूँ और उसी के लिए उसी में मेरा पोस्टिंग ज़्यादा हुआ है। मैं जब जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आया 1977 में, तब 1978 से एक नया पोस्ट शुरू हुआ, जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर और विकास के लिए। तब मैं इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में था। तब मैं उसके लिए मूव किया कि मैं उसके लिए आने के लिए तैयार हूँ। इस तरह के पोस्टिंग के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए आसानी से मुझे उस पोस्ट में पोस्टिंग मिला और मिनिस्ट्री के लोग भी स्वागत किया, क्योंकि तब जनता गवर्नमेंट आया था और जनता गवर्नमेंट आते ही भूस्वामी लोग उत्तर भारत में समझा कि उनका राज आ गया है और दलितों पर आक्रमण बढ़ गए। तो इसके लिए, इसको कैसे निपटना, इसके लिए किसी खोज में थे किसी व्यक्ति के। तो जब मैं वॉलंटियर किया, वो स्वागत किया गया और मैं जॉइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट बना 1978 में। फिर 7 दशक की बात बोल रहे थे। वो काल मैं आईएएस में आने से पहले से, मेरे विद्यार्थी जीवन के ज़माने से और मेरे पूरे आईएएस के काल में, और आईएएस से रिटायर हुआ 28 साल पहले, उसके बाद भी ये ज़िंदगी का मिशन रहा है। सामाजिक न्याय, ये दलित, आदिवासी, पिछड़ों का अधिकार की बात है। लेकिन सिर्फ उनके अधिकार की बात ही नहीं है। अगर समाज का एकीकरण होना हो, देश का, राष्ट्र का सशक्तिकरण होना हो, तो इसके बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी किताब का नाम है एम्पावरिंग दलित्स फॉर एम्पावरिंग इंडिया। सर, आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में काफ़ी समय तक रहे हैं, वहीं से आप रिटायर हुए हैं, जैसे कि आप बता रहे थे। वो ऐसी जगह है जहाँ पे तमाम मसले आते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से जुड़े हुए तमाम नियम, कायदे, कानून बनते हैं। तो वहाँ पे आपकी क्या भूमिका रही, किस तरीके से आपने काम किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जी, जो अब 3 में बट गया है। बाद में, मेरे टाइम के बाद में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास से डील करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये तीनों एक ही मिनिस्ट्री थे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया पॉलिसी बनाने में मुझे मौका मिला। जब स्टेट में था, स्टेट का काम कर सकता था और स्टेट में मैं एक नया प्रकरण शुरू किया मेरे सर्विस के शुरुआत से, कि जब गांव में जाऊं, बड़े लोगों के बीच में जो एक ऑफिस जैसा रहता है उसमें नहीं ठहरता, दलित बस्तियों में
और उसी तरह ट्राइबल एरिया जाने में, ट्राइबल बस्तियों में, और जब तीर प्रदेश में जाऊँ वहाँ फिशरमैन जैसे लोगों के बीच में, उनके बीच में रह के, उनसे विचार विमर्श करके, उनकी समस्याएं समझ के, वहीं के वहीं उनके लिए जो कुछ कर सकता हूँ करके, ये एक प्रथा मैंने शुरू किया जो इंडिया में सर्वप्रथम था। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आया जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे, बाद में सेक्रेटरी के लेवल पे मुझे मौका मिला कि ऑल इंडिया पॉलिसीज़ का सृजन में, आविष्कार में, गवर्नमेंट के पास पेश करके उसको आगे बढ़ाने में मुझे मौका मिला। तो जब जॉइंट सेक्रेटरी था तब मुख्यतया एक चीज़ बना सका, वो था स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसका उद्देश्य यह है कि विकास के लिए जो भी योजना हो, उसके लिए जो भी प्रावधान हो, उसमें आबादी के समान से कम न हो उतना ही हिस्सा शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए। उसी तरह ट्राइबल सब प्लान रचाया गया मेरे दो दोस्तों से जो मेरे ही बैचमेट थे, जो ट्राइबल के बीच में उनके स्टेट में ट्राइबल ज़्यादा हैं। तो वो दोनों मिलके, एक है डॉक्टर बी डी शर्मा जो अब न रहे, और दूसरे डॉक्टर भूपिंदर सिंह, ये दोनों ने ट्राइबल सब प्लान के मूल कारक थे। फिर अब मैं दोनों को आगे पुश कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे रिटायरमेंट में जब सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर था, उस पीरियड में उससे पहले मैं स्पेशल कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट था। उस पीरियड में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इसके रचना में, इसको आगे बढ़ाने में मेरा मुख्य भाग रहा। मेरे संतृप्ति के अनुसार नहीं बना, लेकिन फिर भी कई मुख्य मुद्दे इसमें आए, और पहले दफ़ा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमारे कानून में, कानून व्यवस्था में एक मुख्य कानून बना। ये बहुत मुख्य विषय है। फिर 1990 में जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त मैं समकक्ष पोस्ट में था सेक्रेटरी के, और अब सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के पोस्ट में मुझे नियुक्त किया गया। वहाँ मैं कुछ चीज़ें जो कर पाया, एक था नवबौद्धों के लिए, दलित बौद्धों के लिए शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिलाना। वो भी आपके ही समय में हुआ, आपने ही किया? हाँ, मेरा नोट था। पहले मेरा नोट बना था 10 साल पहले जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, तब नहीं हो पाया। तो जब सेक्रेटरी बना, उसी नोट को निकाल के अपडेट करके मैं 2 जनवरी 1990 को सेक्रेटरी बना। 8 जनवरी को ये नोट भेजा। 12 जनवरी को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल मीटिंग हुआ, जिसमें इसका अनुमोदन हुआ। उसके बाद अगले सेशन में इसको कानून के रूप में नवबौद्धों को, क्योंकि कानून के रूप में ही हो सकता है वो, तो कानून पास किया गया जिससे नवबौद्धों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को संवैधानिक दर्जा दिलाना भी मेरा काम था। ये सब गवर्नमेंट के ज़रिए होता है, लेकिन उसको आगे सेक्रेटरी से जाना पड़ता है, प्रपोजल जाना पड़ता है, और उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। अन्य मिनिस्ट्री से जो भी सवालात आवे, ऑब्जेक्शन आवे, उसका जवाब दे के प्रपोजल को प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाना है। उसके बाद कैबिनेट का कंसिडरेशन होता है। सर, एक बहुत बड़ी भ्रांति है, जैसे बहुत सारे लोग जो ऐसी कम्युनिटी के हैं वो बुद्धिज़्म की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन एक प्रचारित किया जाता है कि, और उनको ऐसे बरगलाया जाता है कि अगर आप बुद्धिस्ट बने तो आपको जो रिजर्वेशन का लाभ है वो नहीं मिलेगा। ऐसा आम तौर पे हम लोग तमाम जगहों पे जाते हैं, सुना जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है?
उसमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन जो दलित बौद्ध बनता है अपने कम्युनिटी का नाम का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अगर वही कम्युनिटी हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। और शेड्यूल कास्ट के लिए जो कुछ मिल सकता है, अब हो या भविष्य में हो, और कुछ बहुत मिलना है, हासिल होना है, तो इस सब के लिए वो योग्य रहेंगे। मैंने किस तरीके से सर्टिफिकेट लें, इसको ज़रा आप और क्लियर करिए। जैसे कास्ट का सर्टिफिकेट होना पड़ता है, रिलीजन का सर्टिफिकेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बौद्ध बोल के दे सकते हैं। बौद्ध बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजर्वेशन में हो या और किसी सामाजिक न्याय के स्कीम में हो, उसके पूर्णतया जितना हिंदू शेड्यूल कास्ट को योग्यता है उतनी ही अर्हता बौद्ध शेड्यूल कास्ट को और सिख शेड्यूल कास्ट को उतनी ही अर्हता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बौद्ध बनने से।